हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ऑप्टिक्स के ऊपर है। आज बेसिकली क्लास 10th का पहला चैप्टर फिजिक्स का जो है ऑप्टिक्स वो स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली इस समय जो कोविड-19 चल रहा है तो सीबीएसई ने बहुत सारे सिलेबस अराउंड 33% कुछ रिड्यूस कर दिया है। तो इसमें रिड्यूस होना हमारे लिए थोड़ा दुखद बात है, क्योंकि हम कुछ कॉन्सेप्ट शायद मिस कर जाएं। तो कॉन्सेप्ट कॉर्नर आपको उन्हीं कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा, तो आप इसके लिए ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसमें बहुत सारे वीडियोस क्लास 10th के फिज़िक्स के आने वाले हैं और मेरे साथ चंदन कुमार जो कैमरामैन है बहुत ही शिद्दत से इसको शूट कर रहे हैं। तो हम सभी को आपके द्वारा एक ट्रिब्यूट मिल सकती है हमारे वीडियो देखने से। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे कि ऑप्टिक्स है क्या। तो फ्रेंड्स, जब भी हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो हमारे मन में अगर बुक्स देखें तो इन जनरल ऐसा लगता है कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इस टाइप से चीज़ें हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अपनी आँखें खोलते हैं तब से ऑप्टिक्स की दुनिया चालू हो जाती है। जब हम कोई चीज़ देखना चालू करते हैं, जब हम अपनी आँखें खोलते हैं बेड में और उसके बाद कोई चीज़ देखना चालू करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑप्टिक्स की दुनिया चालू हो जाती है, ऑप्टिक्स की फिजिक्स चालू हो जाती है। अगर आप कोई चीज़ देख पा रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहाँ कोई लाइट सोर्स है और उस लाइट सोर्स से वस्तु पे पहले लाइट पड़ रही है और उसके रिफ्लेक्शन को आप देख रहे हैं, या डायरेक्टली लाइट सोर्स लाइट प्रोड्यूस कर रही है और वो आपके आंखों तक पहुंच रही है। इन एनी केसेस लाइट का आपके आंखों तक पहुंचना ऑप्टिक्स का एग्जाम्पल है। तो ऑप्टिक्स की बहुत सारे ब्रांचेस हैं, इसमें मुख्यतः 3 ब्रांच हैं। एक को हम रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, दूसरे को वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं एंड तीसरे को क्वांटम ऑप्टिक्स बोलते हैं। ये जो ऑप्टिक्स की जो ब्रांच है वो समय के साथ डेवलप हुए हैं। तो सबसे जो पुराना ऑप्टिक्स है वो रे ऑप्टिक्स है। अब वो कितना पुराना है उसका एक लुकआउट अभी लेंगे, लेकिन मैं रियली नहीं जानता कि वो कितना पुराना है, क्योंकि मैंने बोला कि जो ऑप्टिक्स है, जो हम नेचर को देख रहे हैं वो देखना ही ऑप्टिक्स है, वहीं से फिजिक्स चालू हो जाता है। तो हम अगर ये कहें शैडो का बनना कितना पुराना है, तो शैडो का बनना उतना ही पुराना है जितना हिंदू धर्म में इस दुनिया का निर्माण होना। क्योंकि जब दुनिया निर्माण हुई तो डेफिनेटली उसी समय से चीज़ों का शैडो बनना चालू हो गया, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। तो आप ऑप्टिक्स को उतना पुराना मान सकते हैं। लेकिन ऑप्टिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, एक अंडरस्टैंडिंग है हमारी। जब भी हम फिजिक्स कहते हैं तो ये चीज़ हमें क्लियर होता है कि फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। तो जब लॉ बना तभी हम ऑप्टिक्स के एक ब्रांच दिए। तो उस ब्रांच को शेप में लाना कब से चालू हुआ वो अभी हम देखेंगे कौन से ईयर में एक अच्छा डेवलपमेंट हमें मिला। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग के दिनों में जो साइंटिस्ट में एक कौतूहल का सब्जेक्ट होगा वो डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर होगा कि शैडो क्या चीज़ है, शैडो कैसे बनती है। मुझे एक बहुत अच्छा एक सीन याद आता है मूवी का, आप बाहुबली जरूर देखे होंगे। बाहुबली में वाटर को एज अ मिरर यूज़ किया गया है। आपको याद आ रहा होगा, एक मूवी का सॉन्ग है जिसमें जो हीरोइन है अपनी पूरी फेस मिरर एज अ वाटर को यूज़ करके देखती है। तो आप सोचिए कि इतना पुराना है हमारा फिजिक्स, हम पहले वाटर को एज अ मिरर यूज़ करते थे। उसके बाद अगर मैं थोड़े से 8000 BC, ये बेसिकली ये जो फिगर्स मैं दे रहा हूँ ये विकिपीडिया से लिया हुआ है, आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 8000 BC में हम वॉल्केनिक जो पत्थर होते थे, स्टोन होते थे, उसको एज अ मिरर यूज़ करते थे। उसके बाद हमारी थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ी और मेसोपोटामिया की अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया में हम, जो बेसिकली अभी इराक है मेसोपोटामिया, वहाँ पे हम कॉपर को पॉलिश करके एज अ मिरर यूज़ किया करते थे। अगर हम इंडिया की बात करें, अगर हम नियर बाई सिविलाइजेशन चाइना की बात करें तो वहाँ पे ब्रॉन्ज को पॉलिश किया जाता था एज अ मिरर यूज़ करने का। तो इसमें एक टर्म है पॉलिश्ड,
इस पॉलिश टर्म का यूज़ हम करेंगे जब हम मिरर की स्टडी करेंगे अभी कुछ लेक्चर्स में, तो उसमें एक पॉलिश टर्म याद आता है। इसलिए मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ कि मैं हिस्ट्री को आगे आपके फिजिक्स के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि पानी में भी हम अपने चेहरे देख सकते हैं, लेकिन कैसा पानी होना चाहिए? स्टील पानी होना चाहिए। जो वाटर है वो स्टील होना चाहिए, शांत होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का हलचल नहीं होना चाहिए। अगर वो हलचल हो जाएगा तो हमें अपना चेहरा दिखेगा नहीं, और दिखेगा भी तो बहुत हैजी दिखेगा। तो इस तरीके से नेचुरल मिरर हमारे पास अवेलेबल था। तो जब लोगों के मन में जिज्ञासा बढ़ा कि मिरर और अच्छे कैसे इंप्रूव करें, तो फर्स्ट मिरर हमारा 1835 को एक केमिस्ट ने बनाया। उसमें सिल्वर की एक परत चढ़ाई गई ट्रांसपेरेंट स्लैब के ऊपर, और वो मिरर का फॉर्मेट बना। तो ये था मिरर की बात, ये थी शैडो की बात। तो मिरर किसको बताता है, किस फिनोमिना को बताता है? मिरर रिफ्लेक्शन फिनोमिना को बताता है। किसी वस्तु को देखना रिफ्लेक्शन फिनोमिना को बताता है। कुछ रिफ्रैक्शन के भी एग्जाम्पल हैं। अगर हम कुछ रिफ्रैक्शन के नेचुरल एग्जाम्पल लें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा रेनबो बनना या फिर हीरे का चमकना। ये सब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, जो टर्म्स आप फैंसी टर्म जो सुन रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सभी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इन सब के पीछे साइंटिस्ट का जो एक जिज्ञासा था कि थ्योरी को डेवलप करना, चीज़ों को समझना और बेहतर ढंग से समझना, उनका मैथमेटिकल मॉडल बनाना, यही सब जिज्ञासा जो आज हमारे पास रे ऑप्टिक्स से चालू करके क्वांटम ऑप्टिक्स तक की जो जर्नी है, उसकी थोड़ा सा मैं ब्रीफ आज के लेक्चर में आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ चीज़ें इस क्लास में बताना चाहता हूं कि जो हम फॉलो करेंगे, जो पैटर्न फॉलो करेंगे, वो एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो करेंगे। हम एससी वर्मा सर का जो फाउंडेशन की बुक है उनकी क्लास 10th के लिए, हम उसको रेफर करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ और भी चीज़ें सीखेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस होगी एज कंपेयर टू 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं उसको ऑप्शनल वीडियो के फॉर्म में डालूंगा। जब भी वीडियो का नाम ऑप्शनल मिले तो आपको क्लियरली ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो वीडियो है ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो इसके लिए ये वीडियो डाले जाएंगे, सो दैट आप एनटीएससी एग्जाम में भी बैठते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाए जाएंगे। तो चलिए इन्हीं वीडियो की आज स्टार्ट करते हैं, और अभी हम एक शॉर्ट ब्रीफ हिस्ट्री पे कदम रखते हैं। तो मैंने सबसे पहला इतिहास का जो ईयर चूज किया है ऑप्टिक्स को पढ़ाने के लिए, वो है 1621। मैंने ये हिस्ट्री में ये ईयर क्यों चूज किया? आज 2020 चल रही है और ये है 1621, तो कितने ईयर ओल्ड हो गया? दैट इज अप्रॉक्सीमेट 400 ईयर की हम बात कर रहे हैं। वहां से हमने आज फिजिक्स का स्टार्ट करना सोचा है। क्यों 400 ईयर्स? बिकॉज यहां पे एक महत्वपूर्ण घटना हुई। घटना तो पहले भी होती रही, लेकिन फिजिक्स की दुनिया में एक नया जन्म हुआ ऑप्टिक्स का, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो शुरुआती दिनों में जो हमारी ऑप्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग थी वो जस्ट एक रे ऑप्टिक्स की तरह थी। मतलब हम लाइट को एज अ रे मानते थे, और जो लाइट है, जो सन से जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, उसमें बहुत प्रकार के स्पेक्ट्रम है। हम उसकी भी चर्चा लेटर ऑन करेंगे, लेकिन जो मुख्यतः हमें दिखाई देती है, अगर मैं बोलूं कि सन से प्रकाश आ रहा है, अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है आज में कि वहाँ से बहुत सारे स्पेक्ट्रम निकलते, तो बोलेंगे ठीक है एक वाइट लाइट आ रही है। वाइट लाइट की अंडरस्टैंडिंग अभी एज ऑन डेट अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ ना बताया जाए तो इतना तो आप श्योर हैं कि सन से लाइट, वाइट लाइट आ रही है। अगर हम बल्ब देखते हैं आसपास में तो हमें समझ में आता है समथिंग येलोइश या फिर वाइट लाइट वहाँ से भी आ रही है। तो हमें ये चीज़ क्लियर है कि कोई लाइट आ रही है, और जब शैडो बन रहा है तो हमको ऐसा लगता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इसलिए हमें शैडो बन रहा है उसके दूसरे तरफ।
तो यहीं से रे ऑप्टिक्स की स्टार्ट हुआ था। लोगों की अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही रही कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है और एक रे की तरह है। हम डेफिनेशंस देखेंगे कि न्यूटन का अंडरस्टैंडिंग रे के लिए क्या थी, हैगन की अंडरस्टैंडिंग रे के लिए क्या थी। तो अभी सबसे पहले हम 1621 में चलते हैं। 1621 में जो बहुत महत्वपूर्ण एक नेम है, उनका नाम है स्नेल। स्नेल्स लॉ करके हम पढ़ेंगे। ये लॉ बेसिकली रिफ्रैक्शन के लिए है। इन्होंने कुछ साइन के दो वैल्यूज को, साइन की दो अलग अलग एंगल्स के लिए, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, उसकी कुछ रेशियो निकाला और उस रेशियो को इस तरीके से डिफाइन किया कि नहीं, ये एक पर्टिकुलर दो मटेरियल्स के लिए कांस्टेंट होती है, तो इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं। हम पढ़ेंगे स्नेल्स लॉ क्या होता है, उस पर अभी नहीं जाना है। बस इतनी ध्यान रखिए कि यहां से कुछ लॉ चालू हुआ, और भी किसका लॉ चालू हुआ, रिफ्रैक्शन का लॉ चालू हुआ। तो जो स्नेल्स ने दिया है रिफ्रैक्शन का लॉ, ये लॉ हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये लॉ उनके स्क्रिप्ट फॉर्मेट में ही रह गई। ये कभी पब्लिश नहीं हुई एज ए रिसर्च पेपर। और फर्स्ट रिसर्च पेपर पब्लिश हुई स्नेल्स लॉ के ऊपर ही, साइन के अलग अलग साइन के रेशियोज के लिए ही पब्लिश हुई 1637 में, जिसको बोलते हैं डेस्कार्टेज लॉ। डेस्कार्टेज लॉ एंड स्नेल्स लॉ अलग अलग लॉ नहीं है, दोनों लॉ एक ही हैं। कुछ थोड़ी सी माइनर डिफरेंस है, बट एज ए मैथमेटिक्स देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जो दोनों लॉ थे, इससे हमें नेचर की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली। नेचर कैसे वर्क करता है रिफ्रैक्शन में, लाइट कैसे किस रूल को फॉलो करता है रिफ्रैक्शन में, वो हमें पता चल गया। मैथमेटिकल मॉडल्स हमने बना लिए। स्नेल्स एंड डेस्कार्टे का जो फॉर्मूला है या फिर जो इक्वेशन है, वो केवल इतना बताता है कि ये एंगल रहेगा तो ये रिफ्रैक्शन एंगल रहेगा टू पर्टिकुलर ऑप्टिकल मीडियम के लिए। ये नहीं बताता कि ये फिनोमिना हो क्यों रही है, व्हाई नहीं बताता। ये बताता है कि अगर मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो ये वैल्यू आएगी। ये लॉ नहीं बता रहा है, अभी तक लॉ नहीं आया है। हमको बस इतना समझ में आ गया, कुछ मैथमेटिकल हमने मॉडल्स बना लिया, क्योंकि फिजिक्स का अल्टीमेट एम रहता है थ्योरी के साथ साथ उसको मैथमेटिकल मॉडल्स में बनाना। इन्होंने अभी तक थ्योरी नहीं दी है, इन्होंने जस्ट मैथमेटिकल मॉडल्स बनाया, समथिंग कुछ काइनेमेटिक्स या फिर ज्योमेट्री का यूज करके, क्योंकि उस जमाने में ज्योमेट्री एंड काइनेमेटिक्स का ही यूज होता था, बहुत ज्यादा लॉ हमें कुछ पता रहते नहीं थे। तो उन्हीं का यूज करके इन्होंने समथिंग कुछ एक फॉर्मूला हमें दे दिया। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आए, अभी तक हमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पता है, उनके लॉ स्नेल्स ने दे दिए हैं, रिफ्रैक्शन के लॉ स्नेल्स ने दे दिए हैं। 1660 में हमें डिफ्रैक्शन के बारे में पता चला और पहली बार ये टर्म यूज किया फ्रांसेस्को मारिया ग्रिमाल्डी, ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले डिफ्रैक्शन का वर्ड यूज किया। इससे पहले लोगों को डिफ्रैक्शन के बारे में पता नहीं था, डिफ्रैक्शन फिनोमिना के बारे में पता नहीं था। ये डिफ्रैक्शन फिनोमिना का जो डिफ्रैक्शन फिनोमिना है, बेसिकली ये 11th का कोर्स है, अभी हम इसमें डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, लाइट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, आप ऐसा मान के चलिए। उसके बाद 1669 में हमें पहली बार पोलराइजेशन के बारे में पता चला और पोलराइजेशन की जानकारी बर्थोलिन ने दी। तो अभी हमारे पास क्या क्या चीज की जानकारी है? हमारे पास 1669 तक रिफ्लेक्शन के बारे में जानकारी है, रिफ्रैक्शन के बारे में जानकारी है, हमारे पास डिफ्रैक्शन के बारे में जानकारी है, हमारे पास पोलराइजेशन के बारे में जानकारी है। ये सब फिनोमिना कुछ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व कर लिया है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तो बहुत कॉमन फिनोमिना है, लेकिन डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन के लिए थोड़ा स्पेशल एक्सपेरिमेंटल सेटअप चाहिए। अब उसके बाद आते हैं सबसे पहले 1672, ये ऑप्टिक्स के इतिहास का एक महत्वपूर्ण ईयर है। वैसे तो आप किसी भी ईयर को किसी दूसरे ईयर से कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन एक होता है ना कि जिसको हम अंडरलाइन करें, तो ये वो ईयर है 1672। यहां पे न्यूटन साहब, सर आइजैक न्यूटन ने अपनी थ्योरी दी, किसके ऊपर? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के ऊपर, उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर कि उनके हिसाब से क्यों होती है। अभी उन्होंने हुआ है ये जो फिनोमिना है क्यों घटित होती है,
उसके एक्सप्लेनेशन के लिए उन्होंने जो थ्योरी दी उसको बोलते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। मतलब उन्होंने ये माना कि जो लाइट है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अगर हम सन की बात करें तो सन छोटे छोटे कण को उत्सर्जित करता है और कंटिन्यूअस उत्सर्जित करता है, और ये कण भी कैसे, एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। इनका ऐसा मानना था, और भी चीजें मानना था इनका, बहुत सारे इनके थ्योरी में है। और उसके अकॉर्डिंगली कैसे जो रिफ्लेक्शन फिनोमिना है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, रिफ्रैक्शन फिनोमिना को कैसे एक्सप्लेन किया। लेकिन ये जो न्यूटन साहब हैं उन्होंने डिफ्रैक्शन फिनोमिना को बताने में असमर्थ रहे, उन्होंने पोलराइजेशन फिनोमिना को बताने में असमर्थ रहे, ये नहीं बता पाए। ये सब फिनोमिना की उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाई अपनी थ्योरी से। उसके बाद जस्ट आप देख रहे होंगे कि 1678, जस्ट 6 ईयर लेटर, 1678 में क्रिस्टियन हाइगन्स ने अपना एक प्रिंसिपल दिया इन्हीं के ऊपर, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के ऊपर। लेकिन इस बार जो थ्योरी थी ये भी इतिहास में एक अलग ही टाइप का था, क्योंकि इन्होंने जो थ्योरी दी वो न्यूटन्स के थ्योरी के टाइप का नहीं था। इन्होंने ये बताया कि जो लाइट है वो कणों से मिलकर नहीं बना है, जो हम यहाँ पे कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी की जो बात कर रहे हैं, जो कणों से मिलकर बना है ऐसा जो मान रहे हैं, ऐसा इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया। इन्होंने क्या बताया, एक न्यू थ्योरी दे दी। इन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, लाइट कणों से मिलकर नहीं बना है, ये वेव है। जो लाइट का नेचर है वो वेव नेचर का है। तो लोगों को उस समय क्या था कि न्यूटन्स के ऊपर बहुत बिलीव था, क्योंकि वो एरा ही ऐसा चल रहा था कि न्यूटन्स के बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हो चुके थे ग्रेविटेशंस में, या फिर हम प्लैनेट्स के बारे में देखें तो उन्होंने बहुत सारी अपनी थ्योरी दे चुके थे। जो लोगों का बिलीव था न्यूटन के ऊपर वो ज्यादा था, उस कारण से जो हाइगन्स प्रिंसिपल था उसका जो वेटेज है वो बहुत कम मिला, लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। और ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया कि पूरे 100 ईयर अप्रोक्सीमेट एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब इतना दबदबा रहा न्यूटन्स का, उनकी थ्योरी को कोई एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा था। नो डाउट इसमें कुछ कमी थी। जब भी कोई थ्योरी स्टार्टिंग में आती है तो उसमें बहुत सारी कमियां रहती हैं। धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है और उस अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली थ्योरी में रीमॉडलिंग होती जाती है, नए रिसर्च होते जाते हैं। तो सेम यहाँ भी हो रहा था। 1672 पे जो थ्योरी आई थी न्यूटन्स की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, उसमें कुछ कमी थी। उस कमी को दूर करने के लिए क्रिस्टियन हाइगन ने अपनी वेव थ्योरी दी, लेकिन वेव थ्योरी देने के बाद भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और उनका थ्योरी को डंप कर दिया गया कि नहीं नहीं, आपकी थ्योरी मजेदार नहीं है। उसके बाद आप सोचिए, ये लगभग 1678 मतलब अप्रोक्सीमेट 1700 ईयर आसपास मान लीजिए। 1704 में न्यूटन्स ने अपनी एक बुक लिखी है और बहुत फेमस बुक है, उसका नाम है ऑप्टिक्स। और उस समय जो ऑप्टिक्स की स्पेलिंग है यहाँ पे CKS है, आप ध्यान रखिएगा। तो न्यूटन्स की जो दूसरी बुक है जो प्रिंसिपिया के बाद, वो है ऑप्टिक्स। बहुत पॉपुलर बुक 1704 पे लिखी गई थी। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि पूरे 1700 से लेकर 1800 तक न्यूटन भाई साहब ही छाए रहे। उनकी जो थ्योरी थी कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, वो बहुत फेमस थी। लेकिन हिस्ट्री में तो कुछ होना है, हमारी जो डेस्टिनी है, हम जो धीरे धीरे फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं वो तो बढ़ना ही है, एक्सपेरिमेंट्स तो हुए जा रहे हैं। उस समय 1801 में यंग साहब आए, थॉमस यंग की बहुत बेसिक एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमें एक न्यू फिनोमिना की जानकारी मिला और इस न्यू फिनोमिना का नाम हम इंटरफेरेंस देते हैं। ये इंटरफेरेंस का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम तभी कर पाते हैं जब हम लाइट को एज अ वेव मानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे मैं थोड़ा सा स्टॉप करना चाहूंगा। यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग है 1801 में, वो ये है थॉमस यंग के द्वारा कि एक इंटरफेरेंस नाम का एक ऑब्जर्वेशन है, एक फिनोमिना है। उस फिनोमिना का एक्सप्लेनेशन केवल वेव थ्योरी, जो हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो वेव थ्योरी हमें मिली है, अगर उसको अप्लाई करें तो इट्स ओके, वो एक्सप्लेन हो जाते हैं। और न्यूटन को फिर एक बड़ा झटका मिलता है यहाँ पे, क्योंकि अब लोगों का मानना है कि अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है, न्यूटन्स की थ्योरी तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है और हाइगन्स की थ्योरी ज़्यादा अच्छे से पकड़ पा रही है। अब उसके बाद एक 1816 और 1818 में और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट डिफ्रैक्शन के ऊपर भी हुए।
इस डिफ्रैक्शन के ऊपर पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे वो फ्रेजनल साहब कर रहे थे, ऑगस्टीन जीन फ्रेजनल कर रहे थे। तो जो ऑगस्टीन जीन फ्रेजनल जो कैलकुलेशंस कर रहे थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, उन्होंने ये पाया डिफ्रैक्शन के ऊपर कि इस सभी का एक्सप्लेनेशन, डिफ्रैक्शन का भी जो एक्सप्लेनेशन है वो वेव थ्योरी से हो रहा है। तो अब समझ लीजिए एकाएक 1801 में आप ऐसा मान सकते हैं कि वेव ऑप्टिक्स को एक नया जन्म मिल गया। वेव ऑप्टिक्स की स्टार्ट तो 1678 से ही हो गई थी, लेकिन उसको कोई नया जन्म नहीं मिल रहा था उस समय, बस उन्होंने जन्म ले लिया था और कुछ उनका लालन पालन बहुत अच्छे से नहीं हो रहा था क्योंकि कोई साइंटिस्ट उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन 1801 में कुछ ऐसा हुआ, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए यंग्स डबल स्लिट के द्वारा कि वेव ऑप्टिक्स को एक नया जन्म मिल गया और वेव ऑप्टिक्स को लोग ज्यादा वेटेज देने लगे। अब न्यूटन्स की थ्योरी को डंप करने लगे। न्यूटन्स की थ्योरी बोले भाई साहब अब अपना थ्योरी डंप करो, अब हम क्रिस्टियन हैगन्स प्रिंसिपल को ज्यादा अच्छा मानेंगे और अपना नया डेवलप करेंगे थ्योरी। ये तो मैंने अभी तक वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स का थोड़ा सा एक लुक दिया है, लेकिन कुछ घटनाएं, कुछ रिसर्च पैरेलल चलती रहती हैं। जब ये जो लाइट है ना, जिसको हम बहुत प्यार से सूर्य देवता से जो हमारे पास लाइट आती है, हिंदू धर्म की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि सूर्य को एक भगवान का रूप दे दिया गया है। मैं तो ये बोलूंगा कि रियली जो हिंदू धर्म में किया गया है कि सूर्य को एक भगवान का रूप दिया गया है, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि रियली फिजिक्स के लिए भी सन एक भगवान का रूप है। क्योंकि उससे जो लाइट आई उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लोगों ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए कि फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांच को बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग मिली। जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्टिक्स को, अभी तो हम ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो ऑप्टिक्स को बहुत अच्छा स्ट्रेंथ मिला। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट बढ़ने के कारण हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मिली। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट बढ़ने के कारण हमें क्वांटम फिजिक्स मिली। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट के बढ़ने के कारण हमारी थर्मोडायनामिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हुई। तो ये सभी का कारण केवल लाइट है और हमारे साइंटिस्ट का एक योगदान, उनकी सोच। तो लाइट छोटा मोटा चीज नहीं है। लाइट जो अब आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं उसकी कुछ शाखाएं और भी पैरेलल डेवलप हुई और इन सभी के सभी शाखाएं को जो स्ट्रेंथ मिला वो आप ऐसा मान के चलिए 1850 से लेकर 1950 में जो एक स्ट्रेंथ मिला है इन चारों शाखाओं को, वो बहुत ज्यादा मिला है। उसकी एक लुक लेंगे। अभी हमें अभी तक जो अभी हमने क्या देखा कि जो लाइट है उसकी दो अंडरस्टैंडिंग ली। लाइट को हमने एज अ कण माना, पर्टिकुलर थ्योरी देखा, एज अ उसको पार्टिकल माना न्यूटन्स का, हमने एज अ वेव माना। तो जब ये दोनों ही चीजें हैं, जब उसमें पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की एक वेलोसिटी भी तो होगी, एक स्पीड भी तो होगी, तो उस स्पीड की मेजरमेंट्स करने के लिए साइंटिस्ट लोग लग पड़े कि कितनी स्पीड है। ठीक है, आप बोल रहे हैं एज अ कण है, हम एक्सेप्ट करते हैं, एज अ वेव है तब भी हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब एज अ वेव है तो उसके लिए एक मीडियम चाहिए। उस मीडियम का नाम दिया गया ईथर मीडियम। हम ईथर की भी खोज के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देखें कि स्पीड के लिए लोग बाग रिसर्च करने लगे। साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड के जुट गए अपने अपने कामों में, अलग अलग डायरेक्शंस में हुए। कोई भी रिसर्च एक पर्टिकुलर जगह नहीं होती, कोई भी साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट को सुपरसीड नहीं करता। सभी साइंटिस्ट का योगदान मेरे हिसाब से फिजिक्स में सेम ही होता है, भले ही उनको नल रिजल्ट मिले या उनको रियली अच्छे रिजल्ट्स मिले, लेकिन योगदान इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्हीं के योगदान से ही हम एक नए सीढ़ी का एक नए कदम रख पाते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1676 में रोमर जो डेनिस के एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने जुपिटर के मून के इक्लिप्स का स्टडी किया और इक्लिप्स के स्टडी से उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट किया, जो कि इस तरीके से आया रिजल्ट 2,20,000 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम प्रेजेंट वैल्यू से इसको कंपैरिजन करें तो ये 26% लोअर है। लेकिन मैंने फिर से बताया कि कैलकुलेशन तो की, फर्स्ट टाइम हमारे पास एक क्वांटिटेटिवली डेटा आया था, हमको पता था कि इसकी क्वांटिटी क्या है स्पीड ऑफ लाइट की, ये फर्स्ट टाइम था हमारे लिए। उसके बाद बहुत सारे रिसर्च हुए इन बिटवीन, लेकिन मैं उन्हीं रिसर्च को यहां पे लिखा हूं जिनका बहुत ज्यादा ट्रू वैल्यू की और
वैल्यू मिला। जैसे मैं 1849 पे बोल लूं तो जो फिजायू थे, 1849 में फिजायू का एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको हम टूथेट व्हील एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें उन्होंने इस तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट सेटअप किए कि वहां पे जो रिजल्ट निकल के आया स्पीड ऑफ लाइट का वो 3,15,000 किलोमीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, ये भी हमारे रियल वैल्यू के आसपास है, ट्रू वैल्यू के आसपास है। उसके बाद 1856 में वेबर एंड कॉल रोच, ये जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिंडन जार को चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग मेथड से कुछ दो रेशियो निकाला। और रेशियो क्या था? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये जो दो रेशियो हैं, इसका जो यूनिट अगर हम देखें तो ये यूनिट है कोई स्पीड की, किलोमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड वाली यूनिट रखते हैं। तो वहां से अगर इसकी वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट किया तो उन्होंने ये पाया कि इसकी जो वैल्यू है वो है 3,10,700 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन अभी तक किसी को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई कि ये जो रेशियो निकल के आया एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज अपॉन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ये है क्या चीज। ये रिसर्च अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है, 1856 का रिसर्च वेबर एंड कॉल रोज के द्वारा जो किया गया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा स्पीड ऑफ लाइट को और आगे ले जाना चाहता हूं। 1861 एंड 1862 में मैक्सवेल बेसिकली मैथमेटिशियन थे। इनका जो काम था, उस समय तक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दो अलग अलग ब्रांच हुआ करते थे। 1860 से पहले इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दो अलग अलग ब्रांच हुआ करते थे। मैक्सवेल ने उनके जो इक्वेशंस हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बेसिक इक्वेशंस हैं, जैसे हम एम्पियर्स लॉ, लाइक इस टाइप से बहुत सारे होंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, गॉस लॉज, तो ये जो लॉज वगैरह थे उनके यूनिफिकेशन का काम कर रहे थे। और उन्होंने जब यूनिफिकेशन का काम कर रहे थे, मतलब उनको यूनिफिकेशन कुछ फॉर्मूले हैं, एक्चुअली इनके 4 फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। अगर हम देखें तो मैक्सवेल ने हमें बेसिकली 4 फॉर्मूले दिए हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को दोनों को कंबाइंड कर दिया और कंबाइंड करने के बाद हमें बेसिकली 4 इक्वेशंस दिए। अगर हम उन 4 इक्वेशंस को देखें, जब वो कंबाइंड कर रहे थे तो उन्होंने कुछ ऐसा पाया कि 1/√ε0 म्यू नॉट, जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या चीज होता है हम 12th में देखेंगे। लेकिन जो ये रेशियो होता है जिसको उन्होंने C से डिनोट किया, और इसकी जो वैल्यू है वो 299 मतलब 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड आया। जैसे ये वैल्यू आया, मैक्सवेल के दिमाग में एक इंट्यूशन आया, और वो इंट्यूशन ये आया कि अरे ये तो स्पीड ऑफ लाइट के आसपास है, क्योंकि मैं बताया ना कि इस समय स्पीड ऑफ लाइट का कैलकुलेशन चल रहा था। लोग बाग इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि क्या स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हो रही है। तो जैसे ये यूनिफिकेशन का काम कर रहे थे, इनको जब ये चीज पता चला कि जो रेशियो है वो कुछ इस टाइप से है, तो इनके दिमाग में एक चीज समझ में आ गया कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। यहां सबसे पहला बार हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला, एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग आया, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म काफी वास्ट हो चुके थे। ये जो फिजिक्स की ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिल चुकी थी। और फर्स्ट टाइम हमारे अंडरस्टैंडिंग आया कि लाइट है क्या चीज। जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव है, और इसकी जो इक्वेशन हम E=E0 sin ωt k.r वेक्टर इस टाइप से लिखते हैं। सिमिलरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी इस टाइप से इक्वेशंस लिखते हैं। ये सब मैक्सवेल ने दिया, और मैक्सवेल ने ये भी बताया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी ये वैल्यू है, आप एक्सपेरिमेंट करके निकाल लो। लोगों ने और अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए और ये वैल्यू फाइंड आउट किया। तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग अब क्लियर हो गई कि लाइट, अब यहां पे न्यूटन को सबसे ज्यादा झटका मिला। न्यूटन की थ्योरी को पूरी कंप्लीटली डंप कर दिया गया और ये बोल दिया गया कि लाइट वेव ही है। और वो वेव का भी अब क्या, अब ये मैकेनिकल वेव नहीं है। उन्होंने ये बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन उस समय मैकेनिकल वेव टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बिलीव कर रहे थे। लोगों के मन में ये था कि जैसे वाटर वेव को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए, वाटर चाहिए।
ठीक उसी तरीके से अगर मैं साउंड वेव की बात करूं तो उसको भी ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, एयर मीडियम चाहिए। सिमिलरली उस समय लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए एक मीडियम चाहिए, उस मीडियम का नाम उन्होंने ईथर दिया। तो जो भी है नाम ईथर दिया वो अलग मैटर है, लेकिन इतना तो क्लियर हो गया कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। न्यूटन्स के कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी को पूरा डंप, पार्टिकल थ्योरी डंप, अभी ये क्लियर हो गया कि वेव है। अब हाइगन साहब की आत्मा, पता नहीं तब तक तो मर ही चुके होंगे क्योंकि 1861 की बात कर रहे हैं जब उन्होंने दिया था 1678 में, लेकिन उनकी आत्मा को एक तृप्ति मिली होगी कि यस कभी तो मुझे रिकॉग्नाइज किए लोग। 100 ईयर्स तक भले ही मैं डूबा रहा लेकिन मैं आज उबर गया। लेकिन उसी समय न्यूटन साहब की आत्मा को बहुत धक्का पहुंचा होगा, दोनों अगर बात करते होंगे कहीं पे। ठीक है, जोक्स अपार्ट। 1887 में जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच रडल्फ हर्ट्ज ने यह बताया कि कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, मतलब अगर प्रकाश पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एंड लाइक कुछ आयनाइजेशन का काम होता है। ठीक उसी तरीके से 1900 में फिलिप लेनार्ड ने यह बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण जो लाइट होती है वो गैसों को आयनाइज कर देती हैं। लेकिन अगेन ये एक हमारे पास एक नई फिनोमिना आ गई थी, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग थी कौन कौन से फिनोमिना की लाइट की। हमारे पास रिफ्लेक्शन, स्टार्टिंग से मैं बात कर रहा हूं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, और इसके बाद एक नई फिनोमिना जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यह फिनोमिना रिपोर्टेड हुई 1900 में। 1900 में जो मैक्स प्लैंक हैं वो भी कुछ रिसर्च कर रहे थे ब्लैक बॉडी के ऊपर, और उसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तब उन्होंने एक नए फिजिक्स को जन्म दिया। अगर मैं 1900 इतिहास में लूं तो ये फिजिक्स की दुनिया के लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहां पे एक नए फिजिक्स का जन्म हुआ। दिसंबर 1900 को क्वांटम फिजिक्स का जन्म माना जाता है। क्यों ऐसा माना गया? क्योंकि वहां पे उन्होंने ये बताया कि जो लाइट है, लाइट उसमें जो इमिशंस होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं, और उनकी जो वैल्यू होती है वो एच म्यू होती है, इमिशंस की, क्वांटा। उन्होंने क्वांटा वर्ड यूज किया, और उस क्वांटा की जो एनर्जी है उन्होंने ये बताया वो एच म्यू होती है, जहां एच प्लैंक कांस्टेंट है एंड म्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस है। इसी थ्योरी को यूज करके हमारे फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया। और ये जो एक्सप्लेनेशन था 1905 में, ये भी हिस्ट्री का एक जबरदस्त एक्सप्लेनेशन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, क्योंकि इन्होंने न्यूटन साहब को खुश कर दिया, लेकिन इन्होंने हाइगन प्रिंसिपल को भी डिनाई नहीं किया, उसको भी खुश कर दिया। मतलब ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो दोनों दुखी आत्मा जो पहले हुआ करते थे उनको तृप्त कर दिया एक साथ। उन्होंने ये कहा कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में इमिट होती है, और इनकी जो वैल्यू होती है, एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो एन एच म्यू होती है, जहां एन नंबर ऑफ फोटोन है और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच म्यू होती है। इन्होंने जो यूज किया था क्वांटम फिजिक्स का, जो स्टार्टिंग क्वांटम फिजिक्स का जो पहला टर्म एच म्यू जो 1900 में मैक्स प्लैंक लिया था, उस थ्योरी का यूज किया था। और 1900 में जो मैक्स प्लैंक थे उनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया उनके इस वर्क के लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर, एंड अल्बर्ट आइंस्टीन को भी नोबेल पुरस्कार मिला 1928 पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। 1923 पे कॉम्पटन इफेक्ट की स्टडी की गई। कॉम्पटन इफेक्ट पे जो स्टडी की गई तब पक्का हो गया कि जो लाइट है, लाइट में डेफिनेटली पार्टिकल नेचर होता है, और लाइट एज अ वेव नेचर भी होता है, क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट पार्टिकल नेचर के ऊपर स्टडी था, एडवांस स्टडी था। ये क्या होता है हम 11th-12th की कोर्स में देख लेंगे, बट कॉम्पटन इफेक्ट से ये क्लियर हो गया कि जो पार्टिकल नेचर है उसको भी स्ट्रेंथ मिली। जिस तरीके से स्ट्रेंथ मिली थी 1861 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से, उसी तरीके से कॉम्पटन इफेक्ट से पार्टिकल थ्योरी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिली।
तो आज की अंडरस्टैंडिंग क्या है? आज की अंडरस्टैंडिंग हमारे क्वांटम फिजिक्स के ऊपर भी है। आज हम क्वांटम फिजिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स को भी जानते हैं। हम अब क्वांटम ऑप्टिक्स क्या चीज होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग है। क्वांटम ऑप्टिक्स बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव, उन दोनों का मिक्सचर ही क्वांटम फिजिक्स है। उसमें बहुत सारे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हैं, वो हम देखेंगे लेटर ऑन। फिलहाल तो इस कोर्स में हम नहीं देखेंगे। लेकिन हमें क्या क्या चीज समझ में आई? हमें यह चीज समझ में आई कि 1672 की बात करूं, अगर मैं 1672 की बात करूं तो यहां से हमें रे ऑप्टिक्स चालू हुआ, 1678 से वेव ऑप्टिक्स चालू हुआ, लेकिन 1800 में वेव ऑप्टिक्स को एक नया जन्म मिला, ऐसा मान सकते हैं हम। और उसके बाद 1905 में क्वांटम ऑप्टिक्स चालू हुआ, आप ऐसा मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेट, दिस इज नॉट रियल, मतलब ईयर हम ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मोटा मोटी जो 3 ब्रांच की मैं बात किया वो ब्रांच को आप समझ सकते हैं इस तरीके से। लेकिन मैंने फ्रेंड्स से बताया था कि लाइट जो है इसको हम एक एज अ गॉड मानते हैं, एज अ देवता मानते हैं, एज अ डिटी मानते हैं। क्यों मानते हैं वो अलग फिलॉसफी है, वो मिथ है, जो भी है हिंदू धर्म का वो अपना देख लेंगे। लेकिन जो मैं एज अ फिजिक्स बात करूं, एज अ फिजिशियन अगर मैं बोलना चाहूं कुछ, तो मैं तो इतना बोलूंगा कि 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डेवलप हुई, आइंस्टीन साहब ने दिया। और ये थ्योरी क्यों दिया गया, उसके पीछे कारण था ईथर की खोज। लोग बाग उस समय ईथर की खोज में डूबे हुए थे कि नहीं, जो मैक्सवेल की जो थ्योरी थी वो यही थी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। उन्होंने ये बोल दिया था उसके साथ साथ कि उसके लिए मुझे एक ईथर नाम का एक मीडियम उन्होंने एजम्पशन लिया था। और इस एजम्पशन में बहुत सारे लोगों ने यही किया, नहीं वो मीडियम तो मुझे खोजना पड़ेगा, ईथर खोजना पड़ेगा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, माइकल मोरले एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है इस दुनिया का। और उसका रिजल्ट, मैंने बोला ना कि कोई भी रिजल्ट अगर 0 मिलता है तब भी फिजिक्स को स्ट्रेंथ मिलता है। और रियली माइकल मोरले एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसका रिजल्ट कुछ नहीं मिला साइंटिस्ट लोगों को। उस रिजल्ट, उन्होंने जो रिजल्ट सोचा था, जो एक्सपेक्टेशन लिया था कि ये रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट उन्होंने कभी प्राप्त ही नहीं किया। उसके बावजूद वो रिजल्ट आज भी इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना कदम रखता है। इसलिए क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट की अंडरस्टैंडिंग से बहुत सारी चीजों का साइंटिस्ट लोगों को अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। और 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। और मैं जैसे ही बताया था कि दिसंबर 1900 को हम क्वांटम फिजिक्स की स्टडी, क्वांटम फिजिक्स को स्ट्रेंथ मिला, हम ऐसा बोलते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 1900 में हमें क्वांटम मिला, 1905 में हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मिला, हमें 1860s में हमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को स्ट्रेंथ मिला। और ऑप्टिक्स तो चल ही रहा है, थर्मोडायनामिक्स को भी इससे स्ट्रेंथ मिला। ये जो हमारे मैक्सवेल की जो स्टडी थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इससे हमें थर्मोडायनामिक्स को भी हमको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिला। साथ ही साथ एक मैं दूसरे फिजिक्स की ब्रांच की बात करना चाहूंगा, एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिला 1900 के बाद। क्यों मिला? इसलिए मिला क्योंकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। E=mc², फेमस इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन, जो लोग टी शर्ट में लगा के घूमते रहते हैं, E=mc²। इसी से हमें अंडरस्टैंडिंग मिली कि जो मास है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होती है। ये सब कहां से मिली अंडरस्टैंडिंग? वही सूर्य देवता से। सूर्य देवता की हमने पूजा आराधना की, उसकी स्टडी किया, स्पीड पता करने की कोशिश की, उनके रथ, जिसको हम मीडियम, अगर मैं बोलूं सूर्य देवता का रथ, तो यहां मेरे को अच्छे से बोलने में आसानी है कि ईथर उनका रथ है, ऐसा मान के लोगों ने स्टडी करना चालू किया। लेकिन वो रथ कभी नहीं मिला उनको, लेकिन उसके जगह पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मिल गई उनको, उसके जगह पे उनको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मिल गई, लेकिन रथ कभी नहीं खोज पाए बेचारे। लेकिन सूर्य देवता ने उन्होंने का ज्ञान से बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग हमें मिली। तो आप देख रहे होंगे कि फिजिक्स की हर ब्रांच एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आप देख रहे हैं कहां मैं ऑप्टिक्स से चालू किया था और कहां मैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पहुंच गया 1905 में ईथर की खोज के कारण, कहां मैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पहुंच गया, कहां मैं क्वांटम फिजिक्स में पहुंच गया, कहां मैं E=mc² को रिलेट करके बता दिया कि पार्टिकल फिजिक्स की हमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, एटॉमिक फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जब हम डे बाय डे करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इसी अंडरस्टैंडिंग को बरकरार रखने के लिए इंडिया में भी
डॉक्टर HC वर्मा सर एंड टीम बहुत सारे वर्क कर रहे हैं। वो बहुत सारे वीडियो ऐसे अपलोड करते हैं जो हमारे डेली लाइफ पे होते हैं। फिजिक्स मतलब हमारे डेली लाइफ में जो घटित घटनाएं घट रही हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग कम से कम हमें अच्छा हो। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमें उनके अंडरस्टैंडिंग अच्छे हो जाने चाहिए, उनके एक्सप्लेनेशन हम कर सकें। तो जो अभी 10th के स्टूडेंट हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहूँगा कि अभी नानी का फुल फॉर्म दिया गया है, nani.scverma.in पे लॉगिन करके कॉम्पिटिशन्स में भाग ले सकते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो डेली लाइफ में घटित होती हैं उन घटनाओं पे आधारित टेस्ट होते हैं, कुछ पुरस्कार भी उसमें है। तो आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के साथ इस प्लेटफॉर्म का, जो हमारा इंडिया लेवल का जो प्लेटफॉर्म है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हैं। तो ये तो था ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स। मैंने अभी तक ऑप्टिक्स का डेफिनेशन नहीं बताया है कि व्हाट इज ऑप्टिक्स। अब मुझे बड़े गर्व के साथ बताते हुए इसका डेफिनेशन अच्छा लग रहा है कि ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट, इट्स बिहेवियर एंड बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो इसमें हम पढ़ने वाले हैं उनका स्टडी ही ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स की बेसिकली 3 ब्रांच हैं। पहला ब्रांच रे ऑप्टिक्स, दूसरा ब्रांच वेव ऑप्टिक्स, तीसरा ब्रांच क्वांटम ऑप्टिक्स। और ये जो ऑप्टिक्स की जो ब्रांच निकली हैं उनके नेचर के आधार पर निकली हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स और उसमें हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन, जो कि 10th का स्टार्टिंग कोर्स है। तब तक आप कॉन्सेप्ट कॉर्नर पे बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद। एंजॉय करिए फिजिक्स का।